हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और जो आज का जो हमारा सेशन है वो एमसीक्यूज को डेडिकेटेड है, क्योंकि देखने को मिलेगा कि आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू का एक बहुत बड़ा पोर्शन आप देखेंगे। और कमेंट सेक्शन में भी बच्चों ने बताया था कि सर एमसीक्यूज लेके आओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा पोर्शन हम एमसीक्यूज का अपने एग्जाम में देखेंगे। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा जिसमें इंडियन इको से लेकर के मैक्रो इकोनॉमिक्स तक का पूरा एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और अप्रॉक्स 100 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, ठीक है। 100 एमसीक्यूज होंगे। और ये जो एमसीक्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न आता है आपके सामने। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने में संलग्न था। हमें पता है कि योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग क्या करता है, बहुत सी योजनाओं को बनाने में संलग्न रहता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ये पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो हमें पता लगता है कि भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि 12वीं जो योजना है आपकी, वो लास्ट पंचवर्षीय योजनाओं में से एक थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ। हम जानते हैं भारत में रेल का जो आगमन है वो 18वीं शताब्दी में ही हो गया था। अंग्रेज लेके आए थे इसको, तो 1850 में। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत का कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ, सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव किस पे पड़ा। तो हमें पता है हस्तशिल्प जो उद्योग है उसके ऊपर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तुम्हें पता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर आता है बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है। तो हमें पता है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे आयात और निर्यात ना हो, उसको आप क्या कहते हो, बंद अर्थव्यवस्था कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण संबंधी निर्णय कौन लेता है। तो सरकार द्वारा लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारे के सारे निर्णय सरकार लेती है, ठीक है, पूंजीपतियों के पास वहां पर अधिकार नहीं होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है। तो हमें पता है यह एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी माल सेवाओं का कुल योग है। मतलब कितना आपके यहाँ पे सेवाएं वस्तुएं बनी, उन सब का कुल योग क्या कहलाता है, आपका जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, भारत में पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना योजना आयोग द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। KLQP का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे लाइसेंस कोटा और परमिट से इसका अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ये वाला पहला। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत भ्राम प्रपण के लिए केंद्र है क्योंकि भारत के पास सारी चीजें उपलब्ध है, इंग्लिश बोलने वाले युवक भी हैं, भारत में अच्छा विकसित आईटी क्षेत्र भी है, और भारतीय सरकार की नीतियां प्रपण के पक्ष में भी हैं, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ट्रिप्स का क्या अर्थ है। तो व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी कि क्या है, व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार क्या कहलाता है, आपका ट्रिप्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जोतों की चकबंदी से अभिप्राय क्या है। जोतों की चकबंदी से अभिप्राय ये है कि जो छोटी छोटी भूमि है, हर जगह पे छोटी छोटी जो भूमि है, इन सबको क्या करना, एक जगह इकट्ठा करके एक बड़े भूभाग में परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि ज्यादा क्या किया जा सके, उत्पादन ज्यादा किया जा सके, ठीक है। तो बिखरी हुई जोतों को एक स्थान पर लेके आना क्या कहलाता है, चकबंदी कहलाता है। इससे किसानों की आय बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति निर्भर करती है, किस चीज को निर्भर करती है, आयात प्रतिस्थापन पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, भारत में हरित क्रांति की विशेषता रही, फसल में उत्पादन वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि हुई, और खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर बने। तो तीनों की तीनों और चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है, भूमि का अधिकतम आकार जो कि एक व्यक्ति अथवा परिवार रख सकता है वो क्या कहलाती है, भूमि की उच्चतम सीमा, यानी कि कितना आप रख सकते हो, 10 हेक्टेयर रख सकते हो कि 20 हेक्टेयर रखते हो, कितना रख सकते हो, वो क्या कहलाती है, भूमि की उच्चतम सीमा कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास, विश्व व्यापार संगठन प्रवर्ती था किस चीज के। तो व्यापार और सीमा शुल्क के महासंधि का, किसका, व्यापार और सीमा शुल्क का महासंधि का ये क्या होता है, संगठन एक तरीके से कार्य करता है उस क्षेत्र। दूसरा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक घटक नहीं है। तो देखने को मिलता है सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के शेयरों की खरीदी किस चीज में नहीं आती है, निजीकरण में
नहीं आती है। ठीक है, आ गया आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। याद भी रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके एमसीक्यू के, और एग्जाम पर्सपेक्टिव आपका ये पूरा का पूरा एमसीक्यू में लेके आया हूँ। नेक्स्ट है, देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी नियमों तथा अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ये जिम्मेदारी होती है कि तकनीकी और शिक्षा संबंधी अधिनियमों को लागू किया जा सके। तो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद का ये कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मानव पूंजी निर्माण के कारण। मानव पूंजी निर्माण के कारण होता है, क्या क्या होता है? तो आगतों की कुशलता पूर्वक प्रयोग, भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि और जीडीपी समृद्धि में वृद्धि होती है। तीनों के तीनों इसमें आपका क्या होगा? भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होगी, और इसमें आपका आगतों का कुशलता पूर्वक प्रयोग दोनों का होगा। ठीक है, और एक जीडीपी में समृद्धि वृद्धि, ये तो देखने को मिलता है कि पहला और तीसरा होगा, दूसरा आपका इसमें नहीं होगा, दूसरा आपका नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा। नेक्स्ट पे आइए, निम्नलिखित में कौन से वाक्य सही हैं? तो देखने को मिलता है कि भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी दोनों को प्रयास द्वारा सृजन किया जा सकता है। भौतिक और मानव पूंजी की सहायता से किसी भी देश को आगे बढ़ाने को सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट शिक्षा पर व्यय डैश का साधन है। तो मानव पूंजी का निर्माण, यानी कि मानव पूंजी निर्माण, अगर आप शिक्षा के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे तो मानव पूंजी आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पे आइए, मानव पूंजी तथा मानव विकास क्या है? तो संबंधित अवधारणा है, किंतु निश्चित रूप से समरूप नहीं है। ठीक है, निश्चित रूप से समरूप तो नहीं है ये। ठीक है, प्रश्न चौथा है आपका इसमें। नेक्स्ट आता है आपका, औपचारिक रोजगार के आंकड़े एकत्र कीजिए। औपचारिक जो औपचारिक रोजगार है उसके आंकड़े आपको एकत्र करने हैं, तो ये श्रम मंत्रालय से की जाती है, श्रम मंत्रालय का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या इजिकल टू श्रम बल क्या कहलाता है? देखने को मिलता है कार्यबल कहलाता है, कहलाता है कार्यबल। नेक्स्ट पे आइए, डैश से अभिप्राय वास्तव में काम करने वाले व्यक्तियों से है, ना कि उन व्यक्तियों से जो काम करने के इच्छुक। क्या होता है? कार्यबल। क्या आएगा यहाँ पे? आपका कार्यबल आएगा। नेक्स्ट में आइए, एक उत्पाद का उपभोग है, एक उत्पाद का उपभोग आर्थिक क्रिया है। क्या है ये? एक आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट में चलते हैं, एक देश की विदेशी एक देश की विदेशी व्यापार से शुद्ध कमाई सकारात्मक कैसे हो सकती है? तो जब निर्यात आयात से अधिक हो तब ऐसा हो सकता है। अब क्या है? जीडीबी, जो आपका जीडीबी का विस्तृत रूप क्या है? तो देखने को मिलता है विश्व रोग भार होता है। नेक्स्ट आइए, सेवा स्वायत्त महिला सेवा स्वनियोजित महिला समिति सेवा अकॉर्ड कुछ गैर सरकारी संस्था एनजीओ के उदाहरण हैं जो देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कार्यरत हैं। तो क्या है इसमें? भारत। ठीक है, इसमें क्या आएगा? भारत में कार्यरत है। कहाँ पर? भारत में। विश्व वैश्विक रोग भार जी डी भी आएगा बेटा यहाँ पर, बी की जगह यहाँ पर डी आएगा, पर डी आएगा। ठीक है, तो जीडीबी एक सूचक के रूप में आकलित करता है। तो क्या करता है यहाँ पर? व्यक्ति द्वारा जीवन जीने की मात्रा तथा गुणवत्ता। नेक्स्ट आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक घटक है? तो देखने को मिलता है कि केवल जीवित तत्व, और दूसरा आता है आपका केवल अजैविक तत्व। दोनों के दोनों आपके सही है। प्रश्न तीसरा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक कीटनाशक का नाम बताएं जो पर्यावरण के अनुकूल हो। वो है नीम आधारित कीटनाशक। क्या है वो? नीम आधारित कीटनाशक है, जो क्या है, ज़्यादा वो नहीं करता है, ज़्यादा केमिकल यूज नहीं होते हैं इसमें। नेक्स्ट है, उन पशुओं का नाम बताइए जो जैव कंपोस्ट बनाने में सहायक हैं। तो देखने को मिलता है सांप, उल्लू, मोर, सभी के सभी इस चीज में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ति मांग उत्क्रमण का मुख्य कारण है? तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, डैश का अर्थ है कि संसाधनों का निष्कर्षण इनमें
पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है और उत्खनन अवशेष पर्यावरण की असमावेश क्षमता के भीतर है। तो इसमें क्या आता है, धारण क्षमता की सीमा, इसमें आता है धारण क्षमता की सीमा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, आधारित संरचना सुविधाजनक बनाती है, किसको बनाती है, उपरोक्त सभी, यानी कि सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, आउटसोर्सिंग आ जाती है, औद्योगिक संयोजनकों को और निवेशकों को, सारी की सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, जैविक कंपोस्ट खाद को प्रोत्साहित देने वाली योजना कौन कौन सी है, तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, सतत विकास वह विकास है जो केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, साथ साथ केवल भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इसमें दोनों आएंगे आपके, क्या आएंगे, दोनों आएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है हमारे पास बुक 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पाद स्तर से, कीमतों के सामान्य स्तर से, जीडीपी में वृद्धि से। तो ये तीनों के तीनों आपके सत्य हैं, उपयोग सभी आएगा। सामूहिकता शामिल है, किस चीज में शामिल है, तो देखने को मिलता है समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। और नेक्स्ट आता है आपका, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है, तो जे एम क्रीन्स को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है, समष्टि स्तर पर निर्णय राज्य लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, तो आय सिद्धांत है। इसको क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय और कुल उत्पाद का इसमें अध्ययन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना है आपको ये कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम अध्ययन करते हैं पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय और कुल उत्पाद का, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक अर्थव्यवस्था में लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कहलाता है, क्या कहलाता है, समग्र उपभोग कहलाता है आपका, ठीक है। क्या कहलाएगा, समग्र उपभोग कहलाएगा। वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं व पूंजीगत वस्तुएं कहलाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। पर देखने को मिलता है कि वे वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से, माफ करना, प्रत्यक्ष रूप से पूछा है इसमें, तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या करती हैं, आपकी सहायता को पूरा करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट आता है, शुद्ध निवेश बराबर क्या होता है, तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास होता है, ठीक है। अब आता है, आय के चक्रीय प्रवाह का कारण क्या है, तो आय के चक्रीय प्रवाह का कारण उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र में परस्पर निर्भरता होती है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में आता है, परिवारों द्वारा फर्मों को कारक सेवाएं प्रदान किए जाने पर होता है, क्या होता है, तो देखने को मिलता है वास्तविक प्रवाह होता है, क्या होता है इसमें, वास्तविक प्रवाह होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा आपको पहला में समयकाल होता है, दूसरा होता है आपका अगत्यात्मक चर, दोनों के दोनों आएंगे आपके इसमें, दोनों, ठीक है, पहला दूसरा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, राष्ट्रीय आय में शामिल है, राष्ट्रीय आय में शामिल है आपके वृद्ध पेंशन, भारत में अनिवासी ये भी नहीं है, शेष विश्व से हस्तांतरण ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं है बेटा, राष्ट्रीय आय में इसमें से कुछ भी नहीं है। ये तो बेटा व्यय है, सारे के सारे खर्चे हैं ये, तो इसमें कुछ भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है। दूसरा आता है आपका, राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी बराबर है, किसके बराबर है, तो देखने को हमें मिलता है कि ये जीएनपीएफसी माइनस मूल्यह्रास के और एनएनपीएमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष करके, दोनों के दोनों, दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट में आता है आपका, वास्तविक राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से इसका भार है, ठीक है, अभिप्राय है। नेक्स्ट आता है, एक देश की कुल जनसंख्या का क्या है, तो देखने को मिलता है एक देश की कुल जनसंख्या उसका स्टॉक कहलाती है, क्या कहलाती है, उसका स्टॉक कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय डैश में शामिल होगी, तो विदेशों से प्राप्त साधन आय क्या होगी, विदेशों से प्राप्त
प्राप्त। नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास सही सूचक कौन सा? आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है, जो एक देश के बारे में सही जानकारी, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी सही जानकारी देती है। नेक्स्ट आता है आपके सामने मूल्य वृद्धि से अभिप्राय है। तो मूल्य वृद्धि से क्या अभिप्राय है? उत्पादक माइनस मध्यवर्ती आय। मूल्य वृद्धि की क्या होगा? उत्पादन माइनस मूल्य मध्यवर्ती उपभोग। ये आपका एकदम सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है पारिवारिक माल सूची क्या है? तो इसमें देखने को मिलता है आपका राष्ट्रीय आय सम्मिलित नहीं होती, और दूसरा आता है आपका एक स्टॉक धरना है। दोनों के दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है आपका मूल्य वृद्धि से अभिप्राय है। तो मूल्य वृद्धि हो गया है बेटा हमारा, हाँ यहाँ से है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली की विशिष्ट विशेषता है? तो देखने को मिलता है इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है। ठीक है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। और मुद्रा की पूर्ति क्या है? तो एक स्ट्रक्चर है। मुद्रा की जो पूर्ति है वो एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है आपके पास मांग जमाव में शामिल है। मांग जमाव में क्या शामिल है? तो मांग जमाव में देखने को मिलता है आपका चेक जमाएं, और दूसरा मिलता है आपको जमाएं जो मांगने पर निकलवाई जा सकती हैं, वो मांग जमाव में आती हैं। ठीक है, पहला और दूसरा आपका यहाँ पर आया। नेक्स्ट आता है पूर्ण मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, वस्तु मूल्य के बराबर होता है, इतना याद रखना है आप। नेक्स्ट आता है आपके सामने बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड क्या हैं? तो देखने को मिलता है उपभोक्ता व्यय को बढ़ाते हैं। देखो, उपभोक्ता व्यय को बढ़ाते हैं, साथ साथ देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को भी बढ़ाते हैं। तो पहला दूसरा दोनों होगा इसका। फिर आता है पूर्ण मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा ताग नियंत्रण का उपाय नहीं है? तो देखने को मिलता है वो प्रतिबंधित तरलता कहला दी जाती है। क्या कहलाई जाएगी? प्रतिबंधित तरलता कहलाई जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका विपरीत रेपो दर क्या है? तो देखने को मिलता है ब्याज आय सृजित करती है, दूसरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपाय करती है। दोनों आपके इंपॉर्टेंट। उपभोग फलनात्मक संबंध है। तो देखने को मिलता है उपभोग व्यय आय का है। किस चीज से संबंधित है? तो आय से। नेक्स्ट आता है यदि एमपीसी 0.5 हो तो आय में 100 की वृद्धि होने पर उपभोग व्यय कितना हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है C 300 प्लस 0.8 y तथा y 500 है, तो शून्य आय पर बचत कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? -300 होगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका AS C प्लस एस तथा AD C प्लस आई। इसलिए संतुलन स्तर पर स्थापित होता है जहां एस इक्वल्स टू आई, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जहां पर होगा, ये एज इट इज वहीं पे ही लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है समग्र पूर्ति के कौन कौन से घटक है? तो समग्र पूर्ति के घटक उपभोग तथा बचत दोनों ही है। नेक्स्ट आता है आपका यदि एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस है तो दोनों गुणक का मूल्य क्या होगा? तो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। निवेश जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है क्या कहलाता है? तो देखने को मिलता है स्वायत्त निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वायत्त निवेश कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका अधिमांग के कारण क्या है? तो देखने को मिलता है स्फीति अंतराल उत्पन्न होता है, कीमतों में वृद्धि होती है, रोजगार स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर है। अभावी या अधिमांग को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? राजकोषीय नीति के द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा, दोनों के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका यदि समग्र मांग एडी के स्तर में वृद्धि करनी होती है तो जिसका अर्थ एडी वक्र का ऊपर की ओर खिसकाव है, तो क्या होगा? इसमें देखने को मिलता है स्वायत्त निवेश में वृद्धि होनी चाहिए, साथ ही साथ स्वायत्ता उपभोग व्यय में वृद्धि होनी चाहिए। यानी दोनों के दोनों जो फलन ठीक होंगे तभी ऐसा हो सकता है आपका। नेक्स्ट आता है सरकारी बजट के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा आता है आपका आर्थिक स्थिरता, ये भी ठीक है। और सकल घरेलू उत्पादन, ये भी ठीक है। तीनों के तीनों उपयुक्त, सभी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है आपका यदि समग्र मांग ईडी के स्तर में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है,
इसका अर्थ एडी वक्र ऊपर की ओर झुकाव है, तो कौन सा होगा इसका? दोनों होंगे। अभी हमने किया था ये, आई थी, ठीक है। दोबारा कर लेते, कोई बात नहीं। ये आपका फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों भी मैंने बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको, जिस संपत्ति का कानूनी वारिस नहीं होता है, जिस संपत्ति का कानूनी वारिस नहीं होता, उस संपत्ति से सरकार द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? एस्टीट कहते हैं, एस्टीट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं? तो देखने को मिलता है उपयुक्त सभी हैं। ऋणों की वसूली, उधार, निवेश, सारी की सारी उसी में आती है आपकी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो देखने को मिलता है उत्पादक कर अप्रत्यक्ष करों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट आता है, वह दर जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाती है? वो स्थिर विनिमय दर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है? तो विपरीत संबंध पाया जाता है, एक जैसा समान संबंध नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आता है आपके सामने, भुगतान शीर्ष मापा जाता है, किसके आधार पर मापा जाता है? तो सभी विदेशी विनिमय प्राप्तियों तथा विदेशी विनिमय भुगतानों के आधार पे मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, व्यापार शीर्ष एक भाग है, किस चीज का भाग है? भुगतान शीर्ष के चालू खाते का एक महत्वपूर्ण भागों में से एक है। नेक्स्ट आता है, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन इज फिनिश्ड। आई होप आपको समझ आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, और ये हमारे जो 100 क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप इनको ज़रूर एक बार, एग्जाम ओरिएंटेड आपकी ये पूरा लेक्चर है, आप इसको ज़रूर देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।